नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी पवन। आइए प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय की तैयारी करते हैं। चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। आइए इसका पहला प्रश्न जो आज आपके स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। समाज रूपी यान किससे चलती है? साहित्य में किसका समान महत्व है? ये दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही है, इसलिए मैंने इसे ऑब्लिक दे करके सेटिंग किया है। समाज रूपी यान किससे चलती है? साहित्य में किसका समान महत्व है? तो पुरुष और नारी से समाज रूपी यान चलती है, और साहित्य में पुरुष और नारी दोनों का समान महत्व है। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है विपुल क्या है? विपुल क्या है? तो इसका उत्तर संस्कृत साहित्य। ये एक आध बार पूछा है प्रश्न, विपुल क्या है? तो संस्कृत साहित्य। आइए तीसरा प्रश्न, विपुल संस्कृत साहित्य किससे संवर्धित है? विपुल संस्कृत साहित्य किससे संवर्धित है? तो इसका क्या उत्तर होगा? विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से। विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों से विपुल संस्कृत साहित्य संवर्धित है। ऑब्जेक्टिव में पूछे या लिखने वाला पूछे, 2 नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न रहता है, उसमें पूछे। कहीं पूछेंगे तो हम उसका जवाब अगर आता है तो उसी को उलट फेर करके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। आइए चौथे प्रश्न चलते हैं। काव्यों की रचना और संरक्षण में कौन अवधान देते हैं? काव्यों की रचना और संरक्षण में कौन अवधान देते हैं? तो पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अवधान देती है। मतलब काव्य का रचना करना है, कविता करना है, तो पुरुष भी और महिला भी दोनों योगदान देती है। अगला प्रश्न, किस युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषिकाएँ बल्कि ऋषियाँ भी हैं? फिर से देखिए, किस युग में मंत्रों के दर्शक मतलब मंत्रों के दृष्टा, मंत्र को दिखलाने वाले, मंत्र को समझाने वाले कौन है? तो न केवल ऋषिकाएँ हैं बल्कि ऋषि और ऋषिकाएँ दोनों हैं। तो वैदिक युग में जो मंत्र हैं, अर्थात वेद में जो मंत्र हैं, उनके दर्शक ऋषि भी हैं और ऋषिकाएँ भी हैं। अर्थात उस समय जो आचार्य हुआ करते थे प्रायः पुरुष हुआ करते थे, ये बात सही है। परंतु कुछ महिलाएं भी कुछ महिला भी आचार्य का काम क्या करती थी, जिसको आचार्य बोलते थे। ये मतलब फिर से इसे समझ लीजिए, जो पुरुष लोग भी पढ़ने लिखाने में योगदान देते थे और महिलाएं भी देती थी। तो वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषियाँ बल्कि ऋषिकाएँ भी हैं। तो ये वैदिक युग में स्पष्ट है। जैसे भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर हम लोग घुमा फिरा करके दे देंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से देखिए आप। और ये प्रश्न कई बार पूछा है बोर्ड में। वेदों में उल्लिखित मंत्र दर्शनवती ऋषिकाएँ, ऋषि नहीं पूछा है, ऋषिकाएँ। तो ऋग्वेद में 24 हैं, अथर्ववेद में 5 है। ऋग्वेद में 24, चतुर्विंशति, अथर्ववेद में 5। ये है, ये पिछले साल भी पूछा था। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाएँ हैं? 24 है। चतुर्विंशति रहेगा या 24 रहेगा, तो उसका उत्तर देंगे उसी तरह से हम लोग। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। ऋग्वेदिक ऋषिकाएँ कौन कौन है? या इस तरह से कुछ ऋग्वेदिक ऋषिकाएँ हैं, उसका नाम हम लोगों को याद रखनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ उनका नाम यहाँ कोट कर दिया है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरणी। ये आपके पाठ्य पुस्तक में इतनी ऋषिकाओं का नाम आया है, इसलिए पाठ्य पुस्तक में जितनी ऋषिकाओं का नाम आया है उनका नाम ध्यान रखना चाहिए। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरणी। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो इसका उत्तर है मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। और इस तरह से प्रश्न रहेगा आपके सामने, 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें अगर यही प्रश्न है मान लीजिए, तो अगर मैत्रेयी है तो उसमें टिक लगाना है, फिर जाकर के OMR शीट पर उसको भर देना है, काला करना है। आइए फिर अगला प्रश्न। मैत्रेयी दार्शनिक रुचि वाली थी। मैत्रेयी क्या थी? तो दार्शनिक रुचि वाली थी, मतलब दर्शन शास्त्र में इनका अधिक इंटरेस्ट था। जो अपने पति को
किसकी शिक्षा देती है? अपने पति को, मतलब ये मैत्रेयी अपने पति, इनके पति कौन थे? तो याज्ञवल्क्य, और इनको शिक्षा देती हैं किस चीज़ की? तो आत्म तत्व की। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा हुआ है। मैत्रेयी दार्शनिक रुचि वाली थी जो अपने पति को किसकी शिक्षा देती? पूछ देगा परीक्षा में। जो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य को किसकी शिक्षा देती है? तो आत्म तत्व की शिक्षा देती है, ये ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसकी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी वाचक नबी रहती थी? शास्त्रार्थ कुशल मतलब जो शास्त्रार्थ में कुशल हुआ करती थी। प्राचीन समय में क्या था? जो शास्त्रार्थ हुआ करता था, शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वान आते थे, जमा होते थे, उनका सम्मेलन होता था और किसी विषय वस्तु पर शास्त्रार्थ होता था, मतलब चर्चा होती थी। आजकल आप देखते होंगे टीवी में डिबेट शो, लगभग इसी तरह का हुआ करता होगा। तो ये वाचक नबी रहती थी, गार्गी वाचक नबी रहती थी। तो जनक के, यही राजा जनक के दरबार में, सभा में ये राजा जनक भी बहुत बड़े विद्वान थे अपने समय के। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। याज्ञवल्क्य का संबंध किस शास्त्र से है? देखिए ये प्रश्न अब तक नहीं पूछा, मगर पूछ सकता है किस शास्त्र से है। तो ये ध्यान रखिएगा, बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद उपनिषद हुआ। अब डिटेल में तो अभी बतलाना नहीं, जैसे आप फिर भी मैं बोल देता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे वेद है, वेद और वैदिक साहित्य, वेद के बाद क्या है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद है। तो उसी उपनिषद में ये बृहदारण्यकोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञवल्क्य से है। 12 नंबर का प्रश्न देखिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियाँ और उसके सार्धशतम पद्य प्राप्त होते हैं? ये प्रश्न पूछा हुआ है। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियाँ और उसके सार्धशतम पद्य प्राप्त होते हैं? 40। चत्वारिंशत् लिखा हुआ रहेगा, संस्कृत में इसको चत्वारिंशत् बोलते हैं। ऐसे चत्वारिंशत् का हिंदी क्या होगा? 40। अब देखिए इसी पर आधारित ये प्रश्न भी है। उनमें प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा, ये जो 40 कवित्रियाँ हैं आधुनिक संस्कृत साहित्य में, उनमें प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयांका। विजयांका का नाम प्रथम या सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर लिया जाता है। वह किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की थी। आपकी पाठ्य पुस्तक देखेंगे, पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक आया है और उसी में लिखा है श्याम वर्ण, तो श्याम वर्ण की थी। दंडी ने सरस्वती को क्या कहा है? दंडी ने सरस्वती को क्या कहा है? सरस्वती को सर्व शुक्ला कहा है। दंडी, आचार्य दंडी हुए हैं, दंडी सरस्वती को सर्व शुक्ला कहा है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इस प्रश्न को आप बार बार देखेंगे, आपको लगभग याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विजयांका का काल, ये पूछ सकता है, पूछा भी है, पिछले वर्षों पूछा भी है। विजयांका का काल, काल का मतलब समय, कब है? तो 8वीं सदी में, अष्टम शतकम। देखिए ये जो भी प्रश्न बना है वो सभी प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक से है। तो प्रश्न और उसका उत्तर हमको पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही देना है। तो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है और उसका उत्तर जो आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है उसी के आधार पर देना है, न कि कहीं बाहर से देना। जैसे एक उदाहरण मैं बतलाता हूँ आपको, ये देखिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय कितनी कवित्रियाँ और उसके सार्धशतम पद प्राप्त होते हैं? 40। हो सकता है इससे अधिक भी है, परंतु आपके पाठ्य पुस्तक में 40 लिखा हुआ है, तो 40 पर ही ध्यान देना है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं। विजयांका का समय 8वीं सदी है। और अगला प्रश्न, चालुक्य वंशीय किस शासक की रानी विजय भट्टारिका को ही लोग विजयांका मानते हैं? देखिए ये यहाँ कन्फ्यूजन है थोड़ा, जो लोगों ने तो देखा नहीं है, परंतु लोगों का एक अनुमान है। जो विजय भट्टारिका थी, चालुक्य वंशीय शासक चंद्रादित्य, चालुक्य वंशीय शासक चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही लोग विजयांका मानते हैं। यह आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए आप उसको ही ध्यान में रखेंगे। चंद्रादित्य है, मतलब चंद्रादित्य की पत्नी विजयांका, ठीक है। और विजयांका है कि दूसरा नाम विजय भट्टारिका, इस तरह से लोग मानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में इसी बात की चर्चा है। आइए अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका जो अपने स्फुट पद्यों से प्रसिद्ध रही है, कौन कौन से ऐसे दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है जो पद्य की है
और प्रसिद्ध रही है, कुछ का नाम आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, तो शीला भट्टारिका है, देव कुमारिका है, राम भद्राम्बा है आदि 3 का नाम है। इससे अधिक है, इससे अधिक भी हो सकता है, परंतु आपके पाठ्य पुस्तक में जितना है उसी से संदर्भित प्रश्न पूछ सकता है, और उतना ही हमको पाठ्य पुस्तक की तैयारी में उतना ही रखना है, उतना ही याद रखना है। अगला प्रश्न, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो चंद्रादित्य की। देखिए यहाँ प्रश्न देखे थे 17 नंबर, उसी तरह का प्रश्न ये है, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की। दक्षिण भारतीय नाम प्राय इसी तरह का हुआ करता है। आइए 20वां प्रश्न देखते हैं, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कहाँ के नरेश प्रयासरत थे? मतलब कहाँ के राजा संस्कृत भाषा को संरक्षण प्रदान करते थे? वो का क्या है? तो विजयनगर राज के नरेश, विजयनगर राज्य के जो नरेश में है, जो आंध्र प्रदेश के आसपास में है ये विजयनगर राज, तो वहाँ के जो शासक हैं वो इनको संरक्षण प्रदान करते थे संस्कृत भाषा को। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, किस राज्य के अंतःपुर में संस्कृत रचना कुशल रानियाँ हुई? तो विजयनगर राज्य में, विजयनगर की चर्चा हो रही है। विजयनगर के राज्य में जो अंतःपुर ऐसा जगह होता है जहाँ रानियाँ लोग रहती है और वहाँ दूसरे का प्रवेश नहीं होता है, तो अंतःपुर में संस्कृत रचना कुशल रानियाँ, बहुत सी रानियाँ ऐसी थी जो पढ़ने लिखने में लगी रहती थी, तो बहुत सी रानियाँ संस्कृत रचना कुशल थी, संस्कृत में रचना करती थी। तो ये कौन सा राज्य है? तो विजयनगर राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपन राय का समय पूछेगा। कंपन राय का समय ये 14वीं सदी में हुआ है। कंपन राय चतुर्दश शतकम। कंपन राय का समय कब है? 14वीं सदी। चतुर्दश शतकम याद रखना है, पूछेगा प्रश्न, निश्चित पूछेगा। इस तरह से काल पर आधारित प्रश्न पूछता है, पिछले साल भी पूछा था। आइए कंपन राय की रानी पूछेगी तो क्या नाम है? गंगा देवी। गंगा देवी तो याद रहेगा। गंगा देवी किसकी पत्नी थी? तो कंपन राय की। मधुरा विजयम, ये देखिए महाकाव्य है। मधुरा विजयम महाकाव्य किसकी रचना है? गंगा देवी की। गंगा देवी ने कौन सी रचना की है? तो उसका नाम क्या है? तो मधुरा विजयम। देखिए मधुरा विजयम, और मधुरा विजयम में देखिए क्या कहा गया है, गंगा देवी ने अपने पति कंपन राय के मधुरा विजय की घटना को लेकर किस महाकाव्य की रचना की? मतलब गंगा देवी जो कंपन राय की पत्नी थी, रानी थी, उसने अपने पति कंपन राय के मधुरा जो राज्य था उस पर विजय प्राप्त की थी, तो उसी घटना को लेकर एक महाकाव्य की रचना की। इसका नाम क्या था? तो मधुरा विजय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस 21 से 25 तक देख रहे हैं, जितना प्रश्न है सब इम्पोर्टेंट है। ये सभी प्रश्न आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में आप अच्छे करेंगे निश्चित ही। आइए आगे देखते हैं, तिरुमलाम्बा कौन थी? ये अगर 2 नंबर में पूछे तो इस तरह से लिखेंगे, तिरुमलाम्बा कौन थी? तो विजयनगर राज्य में 16वीं सदी में शासन करने वाले अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा थी। मतलब तिरुमलाम्बा के पति का नाम क्या था? तो अच्युत राय। और अच्युत राय कौन थे? तो 16वीं सदी में विजयनगर राज्य में शासन करते थे, मतलब वहाँ के राजा थे। जिसने, ये तो इनका सामान्य परिचय हुआ, फिर क्या किया उन्होंने? जिसने वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की थी। तिरुमलाम्बा की रचना का नाम क्या है? तो वरदाम्बिका परिणय। और ये क्या है? चंपू काव्य। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य और पद दोनों लिखा हुआ रहता है। जो काव्य गद्य और पद दोनों शैली में लिखा हुआ रहता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो तिरुमलाम्बा कौन थी? तो उसका उत्तर आपके स्क्रीन पर है, आप देख लेंगे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद कहाँ प्राप्त होता है? संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद कहाँ प्राप्त होता है? आप थोड़ा बहुत समास अगर पढ़े होंगे तो समस्त पद जानते होंगे, और संस्कृत की जो रचना है आप देखते होंगे जो पढ़ने में बहुत क्लिष्ट हो जाता है। क्यों? कि उसमें संधियाँ, फिर समस्त पद, ये सब मिला हुआ रहता है, समास संधि सब मिला हुआ रहता है। और
जोड़ जोड़ करके लिखा हो। जैसे समस्त का है तो समस्त पद में क्या होता है, बीच की विभक्ति गायब होती है तो बड़ा पद हो जाता है। तो इस तरह का तो अब तक जो है दीर्घतम समस्त पद ये बरदम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य में ही प्राप्त होता है। ऐसे दूसरा ग्रंथ भी है, तो दूसरे ग्रंथ पर हम लोगों को नहीं जाना है क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक में यही बातें हैं। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद कहाँ प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर यही होगा, बरदम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य। इसे हर्षचरित में बाणभट्ट ने भी प्रौढ़ समस्त पद का परिचय दिया है। हाँ, जहाँ तक मैंने देखा है तो वो दीर्घतम समस्त पद वहाँ पर है, परंतु आपके पाठ्य पुस्तक में ये बात लिखी हुई है तो आपको यही उत्तर देना है, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। पाठ के आधार पर ही परीक्षा होती है। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? देखिए ये प्रश्न पूछा है पंडिता क्षमा राव, इसका ध्यान रखेंगे। पंडिता क्षमा राव, अब 3-4 प्रश्न इसी पर आएगा, पंडिता क्षमा राव। 29 नंबर क्या है, शंकर चरितम किसकी रचना है? शंकर चरितम पंडिता क्षमा राव की रचना है। पंडिता क्षमा राव क्या लिखी है, तो शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की है। पंडिता क्षमा राव का काल बताएं पूछेगा तो क्या होगा, 1890 से 1953, मतलब 1890 में उनका जन्म है और 1953 में उसका मृत्यु है। आइए आगे देखते हैं। शंकर चरितम क्या है? शंकर चरितम क्या है? पंडिता क्षमा राव अपने पिता महान विद्वान, मतलब ये पंडिता क्षमा राव के जो पिता है शंकर पांडुरंग विद्वान है, महान विद्वान है, और उनका जीवन चरित्र लिखा है, तो उस जीवन चरित्र का नाम शंकर चरितम के नाम से लिखा है। शंकर चरितम क्या है, पंडिता क्षमा राव अपने पिता महान विद्वान शंकर पांडुरंग पंडित महाराष्ट्रियन थे का जीवन चरित्र शंकर चरितम के नाम से लिखा है। आइए अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर, पंडिता क्षमा राव के अन्य ग्रंथ कौन कौन सा है? कभी इस तरह से पूछ देगा, साहित्य सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। कभी इस तरह से दे देगा, इनमें से पंडिता क्षमा राव के द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। कोई दे देगा जैसे ग्राम ज्योति, और दूसरा दे देगा, एक ही रहेगा इनका, तो आपको याद रहेगा तो आप आराम से टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न, पंडिता क्षमा राव किस दर्शन से प्रभावित थी? क्षमा राव किस दर्शन से प्रभावित थी? तो आपको ध्यान रखना है जिसमें इनका जन्म होता है और जो इनका काल है वह गांधी जी का काल है, तो गांधी दर्शन से प्रभावित थी। शंकर चरित, अगला प्रश्न है शंकर चरित क्या है इसमें? इस जीवन चरित्र की रचयित्री का नाम बतावें। इसकी रचयित्री का नाम बताओ, मतलब घुमा फिरा करके वही प्रश्न है। तो पंडिता क्षमा राव। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों की नाम व उनकी रचना का कुछ का नाम बतलाया जा रहा है। तो एक है जैसे पुष्पा दीक्षित ये वर्तमान काल के लेखिका है, अभी लोग जीवित है। मिथिलेश कुमारी से तो मैंने मिला भी है, ये अभी जीवित ही हैं। पुष्पा दीक्षित के जो ग्रंथ का नाम है वह वनमाला है, और मिथिलेश कुमारी मिश्र इसका क्या है, भवालकर है। ये ध्यान रखना है मित्रों। आपके लिए जो भी प्रश्न दिया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप जब इस पाठ के आधार पर पाठ को तैयार कर रहे हैं तो इन सारे प्रश्न को बार बार आप 1-2 बार देख लेंगे, क्योंकि आप पहले पढ़ करके आए हैं तो सारी बात आपको पुनरावृत्ति हो जाएगी और आप परीक्षा में अच्छे करेंगे। और आपको कहीं भी त्रुटि, कहीं भी कुछ लग रहा है जो नहीं, यहाँ कुछ विशेष बात की ज़रूरत है, तो आप कमेंट के द्वारा सूचित करिए, आपका समाधान किया जाएगा। और आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने मित्रों के बीच शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में फैलाइए, ताकि सभी इस तरह के प्रश्नों से परिचित हो जाए। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ क्या संदेश देती है? इस तरह से प्रश्न पूछेगा आपसे, जो अंत में 2 नंबर का प्रश्न आता है लिखने के लिए, 2 नंबर का
8 प्रश्न, उसमें इस तरह का प्रश्न बन सकता है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ क्या संदेश देती है। तो इसका उत्तर इस तरह से है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ यह संदेश देती है कि वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ, कवित्रियाँ और लेखिकाएँ संस्कृत साहित्य को संवर्धित किए। संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है। अनुसंधान से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ संस्कृत की सेवा की है। तो मित्रों, इस तरह से आपका ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ कंप्लीट होता है। आप इसको बार बार देखिए, अभ्यास करिए और अपनी तैयारी को अधिक से अधिक पुख्ता कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।